हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल किडॉक्स। माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु कुमार। मैं डॉक्टर राना चंचल। ये बेसिकली हमारा सेकेंड पार्ट है डेंगू की जो सीरीज़ है उसका। इस वीडियो में हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा लंबा ना करते हुए बस हम लोग ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करेंगे कि डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या है, इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और आपको घर में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए डेंगू से बचने के लिए, और एक टेक होम मैसेज लास्ट में आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि ओपीडी बेसिस पे फेब्राइल फेज़ में पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। तो उसको फिर से एक समराइज़ जल्दी से कर लें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बेड रेस्ट लेना ज़रूरी है पेशेंट को। बहुत सारा फ्लूइड किसी भी तरीके से जितने तरल पदार्थ ले सके, ORS की फॉर्म में, नारियल जूस, लस्सी, किसी भी तरीके से बहुत सारा फ्लूइड लेना है, उसको कैलकुलेट करते रहना है। पेशाब पे ध्यान रखना है, डायरी मेंटेन करके उसमें वाइटल्स लिखते रहें और वार्निंग साइंस को ध्यान देना है। पैरासीटामॉल के अलावा और कोई दवा नहीं देनी है, आपको सिर्फ पैरासीटामॉल से ही बुखार कम करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा बस ये चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे को या पेशेंट को कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करने दें जिससे कि उसको चोट लगने या खून बहने का खतरा हो। और हम जनरली अवॉइड करते हैं कि अगर 7-8 दिन तक बच्चा ब्रश ना करके ओरल माउथ वॉश यूज़ करे तो वो भी बेनिफिशियल रहता है या ब्लीडिंग के चांसेस को कम करता है। क्योंकि डेंगू में मसूड़ों से खून बहना काफ़ी मतलब आम सी चीज़ है और प्रॉन रहते हैं जो मरीज़ होते हैं ब्लीडिंग के लिए। तो ये तो हो गया था हमारा पहले का जो फेब्राइल फेज़ में या ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट का। अब आते हैं अगर कोई भी वार्निंग साइन आ रहा है पेशेंट को, या पेशेंट को कोई सीवियर ब्लीडिंग हो गई है, या पेशेंट शॉक में यानी बीपी कम होना शुरू हो गया है, तो ऐसे सिनारियों में पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है और मोस्ट लाइकली आईसीयू ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आईसीयू ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि पेशेंट जैसे भी डॉक्टर राना चंचल ने बताया है कि शॉक में है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होने लगे हैं, स्वेलिंग बढ़ गई है, शरीर में से पानी जो है ब्लड वास्कुलर कंपार्टमेंट से बाहर लीक होने लगा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत से मरीज़ को एडमिट करना है और एडमिट करके ट्रीटमेंट शुरू करना है। लेकिन ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि डेंगू के लिए कोई अभी तक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमारे पास आया नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई डेंगू एंटीवायरल ड्रग्स बन गई हो या डेंगू की वैक्सीन बन गई हो। तो जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही होता है, और इसमें भी जो एक मुख्य ट्रीटमेंट का पार्ट होता है वो होता है IV फ्लूइड्स या फिर ग्लूकोज चढ़ाना। क्योंकि अगर हम जुडिशियसली ग्लूकोज मरीज़ को देंगे, साथ में बाकी जो सपोर्टिव मेडिकेशंस हैं वो देंगे, तो कई बार हम मरीज़ को डेंगू के दुष्परिणामों से या मोर्टालिटी से बचा सकते हैं। जो सपोर्टिव मैनेजमेंट होता है, क्योंकि डेंगू में कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, तो हमें IV एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर मरीज़ को शॉक है तो फ्लूइड्स तो देते ही हैं, साथ में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग होने की कंडीशन में जो कि ब्लीडिंग को रोकने के जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा है, या फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। अगर लगता है कि सीवियर ब्लीडिंग है जिसकी वजह से हमारा ब्लड का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो फॉल करने लगा है, उसमें हम पैक्ड सेल RBC या फिर होल ब्लड भी ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। तो ये सपोर्टिव मैनेजमेंट डेंगू के जो सीवियर केसेस होते हैं उनमें हम लोग देते हैं। जैसा हिमांशु ने बताया कि हम लोग को सब कुछ करने के बाद भी हमें ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है सपोर्टिव मैनेजमेंट, पेशेंट की इम्यूनिटी और पेशेंट की जनरल कंडीशन के ऊपर। इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि सब कुछ करने के बाद भी अच्छे से अच्छे सेंटर पे भी हम कुछ मरीज़ों को नहीं बचा पाते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है और अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करनी है और साइंस को जल्दी पहचानने की कोशिश करनी है। एक पॉइंट मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है, वो है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। ज़्यादातर जो पेरेंट्स या जो रिलेटिव्स होते हैं वो प्लेटलेट को बहुत तवज्जो देते हैं डेंगू में कि प्लेटलेट 1000 कम हो गया, 2000 बढ़ गया, तो ठीक है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। बट ये चीज़ समझना होगा कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का डेंगू में बहुत रोल नहीं होता है। जब तक प्लेटलेट 20,000 30,000 से ऊपर हैं और पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो वो सफिशिएंट होते हैं। सिर्फ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ कर देने से पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन डेंगू का ट्रीटमेंट नहीं होता है। इनफैक्ट गाइडलाइंस ये कहती हैं कि हम लोगों को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, शरीर में पानी के और बढ़ने का खतरा, उसके अपने नुकसान हैं। और प्लेटलेट के काउंट्स पे या फिर ब्लीडिंग के प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं पड़ता है ना। अगर हम ट्रांसफ्यूज़ कर भी देते हैं, मान लीजिए आपका प्लेटलेट 10,000 से 30,000 भी हो जाएगा, तो जो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है उस पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जो नई गाइडलाइंस आई हैं उन्होंने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन को बहुत पीछे रखा है। अगर पेशेंट को ब्लीड हो रहा है तो हाँ, उसमें हमें देना है, बट प्रोफाइलैक्टिकली सिर्फ एक प्लेटलेट के नंबर को इम्प्रूव करने के लिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का कोई रोल नहीं है। ये सवाल होता है ना, आप लोग जैसे कभी देखेंगे कि मरीज़ को प्लेटलेट चढ़ा दिया, उसके बाद भी ब्लीडिंग हो गई, तो डॉक्टर साहब प्लेटलेट तो चढ़ा दिया था, फिर क्यों खून बहने लगा।
यही हम बताना चाह रहे हैं कि प्लेटलेट चढ़ाने के बाद हम ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर ले, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली हमें किसी ने पूछा था हमारे वीडियो के कमेंट्स के नीचे ही कि उनका प्लेटलेट 2000 से बढ़ गया, 27,000 से 29,000 हो गया। तो प्लीज़ ये चीज़ समझना है कि उससे कोई फ़र्क नहीं है, उससे डेंगू का ना इम्प्रूवमेंट पता चल रहा है ना उससे डिटोरिएशन पता चल रहा है। 2 से 5-10 हज़ार की तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो ऐसे ही ऊपर नीचे होती हैं, सिर्फ लैब टू लैब वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो इस चीज़ को समझिए कि डेंगू में सिर्फ प्लेटलेट पे ध्यान देना से कोई फ़ायदा नहीं है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन डेंगू का ट्रीटमेंट नहीं है। डेंगू का मेन जो ट्रीटमेंट वो फ्लूइड और सपोर्टिव मैनेजमेंट है। डेंगू कोई वैक्सीन नहीं है, कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है जो डेंगू के वायरस को मारती हो। डेंगू के में इम्प्रूवमेंट का जो मेन रोल होगा वो सपोर्टिव मैनेजमेंट, पेशेंट की इम्यूनिटी और पेशेंट के जनरल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और अनफॉर्चुनेटली जब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है तो जो सीवियर केसेस होते हैं, हमारा कई बार बेस्ट करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है जो सीवियर केसेस में। हाँ। तो उसमें हम लोग भी बहुत ज़्यादा कुछ फिर कर नहीं पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये बता दूं कि क्योंकि डेंगू में जैसे बार बार हम लोग कह रहे हैं कि सपोर्टिव मैनेजमेंट और ऑब्जर्वेशन पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो एक बार जब मरीज़ एडमिट होता है हॉस्पिटल में तो उनकी रेगुलरली ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती रहेंगी। कुछ इन्वेस्टिगेशंस अगर पेशेंट बहुत सिक है तो हर 4 से 6 घंटे में ज़रूरत पड़ती है, जैसे हेमाटोक्रिट हो गया। कुछ इन्वेस्टिगेशन को हम लोग हर 24-24 घंटे पे करवाते हैं, जैसे कि लिवर फंक्शन हो गया, RFT हो गया, प्लेटलेट काउंट हो गए, ये हम 24-24 घंटे पे करवा सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को चेस्ट एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है ये देखने के लिए कि फेफड़ों में पानी तो नहीं भर गया। पेशेंट को पेट के अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ सकती है और अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग कि हम लोग किस ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट सोच रहे हैं। मैं यहाँ चीज़ बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम लोग फेस करते हैं, बुखार उतरने के समय प्लेटलेट काउंट कराया जाता है और वो कम आता है, काफ़ी कम आता है, जिसके लिए उसको एडमिशन एडवाइस किया जाता है। तो यही वो क्रिटिकल फेज़ होता है जिसके अंदर पेशेंट की कंडीशन कई बार बिगड़ना शुरू होती है। उसमें जब मरीज़ अस्पताल आता है तो उसको फीवर नहीं होता, लेकिन उसको प्लेटलेट काउंट कम होता है और उस वक्त थोड़ी बहुत स्वेलिंग आनी शुरू होती है और अगले 24 घंटे 48 घंटे में वो क्रिटिकल फेज से सीवियर डेंगू या डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरफ पहुंचता है। तो तीमारदारों का ये कहना होता है कि डॉक्टर साहब जब आया तो ठीक था, बुखार भी नहीं था, खाली प्लेटलेट काउंट था कम था। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि जिस वक्त मरीज़ आया था तो उस वक्त वो ठीक नहीं था, वो क्रिटिकल फेज़ में था। पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखिए, उसमें हम लोगों ने डेंगू के सारे फेजेस को बहुत डिटेल में समझाया है कि क्या क्या चीज़ों के लिए देखना है। जो हिमांशु यहाँ पे बात कर रहा है क्रिटिकल फेज़ की, वो वहीं पे हम लोगों ने समझाई है और इस चीज़ को हम लोग बार बार रिपीट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सबको समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो पेरीफेरीज़ में हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं उनको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि फ़ीवर ठीक होने के बाद ही क्रिटिकल फेज़ शुरू होता है डेंगू में। अब आते हैं डूज़ एंड डोंट्स जो कि हमें डेंगू में समझने होते हैं। तो पहले बता दें कि डूज़ क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो पहला चीज़ है कि अगर पेशेंट को हम लोग आउट पेशेंट की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि कब वापस आना है। दूसरा चीज़ है कि हमें क्रिटिकल पीरियड को बहुत अच्छे से समझना है और उसको सही समय पे पहचानना है। तीसरी चीज़ जो होती है कि क्लोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए फ्लूइड इनटेक की, आउटपुट की और वाइटल साइंस की। फोर्थ होता है कि हमें जल्दी से जल्दी शॉक को पहचानना है और उसको ट्रीट करना है अगर पेशेंट ICU में या हॉस्पिटल में एडमिटेड है। फिफ्थ पॉइंट ये होता है कि कई बार हमें कोलॉइड्स को देने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें कि एल्ब्यूमिन वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है अगर शॉक नॉर्मल दवाइयों से इम्प्रूव नहीं कर रहा है। और फाइनली ये है कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर चुका है तो उसमें प्लेटलेट और प्लाज्मा की तो रोल बाद में है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग PRBC या होल ब्लड देना ना भूलें। तो ये सारे डूज होते हैं जो कि हमें याद रखने हैं एक डेंगू के मैनेजमेंट के लिए। जो डोंट्स होते हैं जो कि हमें नहीं करना है या अवॉइड करना है, उनमें सबसे पहले तो है कि डेंगू के मरीज़ को स्टेरॉइड्स नहीं देने हैं। कई बार क्या होता है जो पेरिफेरीज़ में डॉक्टर्स होते हैं या जो झोला छाप डॉक्टर्स भी होते हैं वो अक्सर डेक्सामेथासोन या बाकी स्टेरॉइड्स पेशेंट को लगा देते हैं। उनको लगता है कि शायद स्टेरॉइड लगाने की वजह से के बाद प्लेटलेट काउंट पे या फिर डेंगू के लक्षण पे असर आएगा और इम्प्रूव होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो स्टेरॉइड्स कतई नहीं देने हैं। दूसरी चीज़, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न जो है हमें अंधाधुंध तरीके से नहीं करना है और उसको करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता भी नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि जब फ्लूइड्स हम देते हैं, ये स्पेशली जो मेडिकोज हैं, क्लिनिशियंस हैं, उनके लिए है, तो हाफ नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। हमेशा आइसोटोनिक फ्लूइड्स देने चाहिए, हाइपोटोनिक फ्लूइड्स को अवॉइड कर देना चाहिए। और लास्ट जो है कि IV फ्लूइड्स हमें जुडिशियसली यूज़ करने हैं, अगर नेसेसरी हैं तो। कई बार अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो फ्लूइड्स देने से
फ्लूइड ओवरलोड में मरीज जा सकता है, उससे उसके दुष्परिणाम होंगे, है ना, फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी है। तो लास्ट में समराइज़ करने के लिए, फिर आप लोगों को टेक होम मैसेज देने के लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको पता है कि जो डेंगू होता है वो ठहरे हुए साफ़ पानी की वजह से फैलता है, जिसमें कि मच्छर पनपते हैं। तो हमें अपने घर को और घर के आसपास के वातावरण को साफ़ रखना है, जिससे कि मच्छर पनप ना पाए और उसकी वजह से डेंगू फैल ना पाए। तो सफाई का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि मच्छरों को मारने के लिए स्प्रेस का यूज़ करें, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करें। कोशिश करके इस सीज़न में फुल बाजू के कपड़े या फुल पैंट पहनना शुरू करें और बच्चों को भी वही चीज़ पहनाएं, और स्पेशली शाम के समय के लिए इम्पॉर्टेंट है, और मच्छरदानियों का यूज़ करें। तीसरा पॉइंट ये है कि जो मोस्ट ऑफ द जो डेंगू केसेस होते हैं उनमें बेड रेस्ट है, एंटीपायरेटिक्स इसके अंदर की पैरासीटामोल, इसके अलावा एडिक्वेट हाइड्रेशन, खूब सारे फ्लूइड्स देने के बाद मरीज़ जो है 90% केसेस में इम्प्रूव कर जाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, वार्निंग साइंस का हमें ध्यान देना है। यहीं से चौथा पॉइंट आता है कि अगर वार्निंग साइंस आते हैं तो उन्हें जल्दी पहचानना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवाना ज़रूरी है, और उसके बाद भी उसका ट्रीटमेंट, यहाँ यही ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट है कि मेन स्टेज जो ट्रीटमेंट का वो होता है फ्लूइड मैनेजमेंट। डेंगू के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या दवा नहीं बनी है। और जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है वो भी अगर ज़रूरत हो तभी कराना है, प्लेटलेट को अननेसेसरीली ट्रांसफ्यूज़ नहीं करना है। तो ये सारी दोनों वीडियोस में मेरे ख्याल से हम लोगों ने डेंगू को बहुत डिटेल में कवर कर लिया है, एक जनरल पॉपुलेशन के लिए भी। तो प्लीज़ इन दोनों वीडियोस को देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत पड़ सकती है, उनको समझाने के लिए। इसके बाद भी अगर कोई डेंगू से रिलेटेड क्वेरी रहती है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट दैट बेल आइकन, share these videos as much as possible.